Now the next topic is vacuole. My dear student, we know that vacuole is the important parts of the plant cell. क्योंकि वैक्यूल ही वो जगह है जहाँ पे प्लांट सेल अपने वो सारे इम्पॉर्टेंट ग्रेडियंट्स को, सारे वो वेस्ट ग्रेडियंट्स को, वाटर को स्टोर करके रखता है। चलिए बात करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ आपको कि क्या प्लांट में ही सिर्फ वैक्यूल होते हैं या इसके अलावा भी कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। द वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड। अब यहाँ पे एक बात, यहाँ पे एक नोट आ गया भाई कि वैक्यूल में मेम्ब्रेन होते हैं, मीन्स वैक्यूल की जो वॉल होती है ये मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। और ये दूसरा पॉइंट क्या है भाई, साइटोप्लाज्म में। ये छोटा छोटा बात को याद रखिएगा आप, साइटोप्लाज्म में ही ये होता है। इसका मतलब ये एक ऑर्गेनेल्स की जैसा काम करता है। इट कंटेन, अब यहाँ पे क्वेश्चन और आ रहा है, इट कंटेन्स वाटर सैप excretive product and other materials and not useful for the cells, means to say just like कार्बन डाइऑक्साइड को बोल सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को बोल सकते हैं हम लोग, या फिर लेटेक्स, टैनिन, है ना, आपका जो है गम्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो प्लांट के लिए वेस्ट है, वो सारी चीज़ें प्लांट जो है क्या करेंगे, इसी वैक्यूल में रख लेंगे और फिर ड्यू टू नीड्स, ड्यू टू अर्थ इट विल एक्सक्रीट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। बात समझ में आ गया बात। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि प्लांट क्या वाटर रखते हैं, सैप मतलब आप जानते होंगे, पढ़ चुके हैं क्लास 9th और 10th में। वाटर प्लस मिनरल्स को हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सैप। याद रखिएगा आप लोग, है ना, सैप। और ऐसे भी क्लास 9 में आप लोग पढ़ें, और आप लोग इस 11th 12 में आप लोग पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप पढ़ेंगे माय डियर, एसेंट ऑफ सैप पढ़ेंगे आप लोग, इसमें नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। द वैक्यूल इज बाउंड बाई सिंगल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन तो बोला गया, लेकिन यहाँ पे बात हो गई सिंगल मेम्ब्रेन। मीन्स हम लोगों के एनिमल और प्लांट बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिल्स है, उसमें से कुछ ऑर्गेनिल्स डबल मेम्ब्रेन है और कुछ ऐसे जो सिंगल मेम्ब्रेन है, और कुछ तो ऐसे हैं जिसमें मेम्ब्रेन है ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि मीन्स राइबोसोम और सेंट्रोइड या सेंट्रोसोम, ये दोनों में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीनों, चूँकि न्यूक्लियस अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियस अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो न्यूक्लियस में हम लोग बात करेंगे, है ना, कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और मीन्स क्लोरोप्लास्ट, या बोले तो आपको प्लास्टिड, जो अभी जस्ट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं हम लोग, इन तीनों में डबल मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे ये सिंगल मेम्ब्रेन, और उसका नाम क्या है हमारे टोनोप्लास्ट। पॉइंट को नोट करिएगा ना, छोटा छोटा पॉइंट इसके अंदर के रहेंगे। टोनोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारे। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। यहाँ पे बात को याद रखिएगा आप लोग, 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। और जबकि क्लास 9th में अगर आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे प्लांट सेल में 90%, मतलब कि प्लांट का अगर सेल का डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो प्लांट का जितना बड़ा भी सेल हो, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, है ना, तो उसमें से बोला गया उसका 90% हिस्सा जो है वो वैक्यूल से ही घिरा रहेगा माय डियर स्टूडेंट। ये जो सेक्शन जो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये पूरा का पूरा वैक्यूल ही होगा, 90% वैक्यूल होगा, याद रखेंगे आप लोग। और जब अगर बात कर लेते हैं एनिमल्स में, तो एनिमल्स में लिखा है क्लास 9th में, क्लास 8 में भी लिखा है कि एनिमल्स में वैक्यूल ऐसे होते नहीं है, और अगर होंगे तो बहुत माइन्यूट पोर के जैसे होंगे, बहुत कम होंगे, ना के बराबर में होंगे। बात समझ में आ गया बात ना आप लोगों को। अब आ जाता है अगले पॉइंट। जहाँ जहाँ पॉइंट आ रहा वहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। इसी से क्वेश्चन जो है आपके NCERT के ही इस टॉपिक से ही आप लोगों के नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयन्स एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। नोट कर लीजिएगा, टोनोप्लास्ट ये एक मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है, और ये जब भी किसी न्यूट्रिएंट्स को दूसरी जगह भेजेगा, वहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको इसमें समझा दूँ। इसको करने के लिए इसे ऑलवेज यूज ATP, बोले तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा आप लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, है ना, सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा चुका हूँ। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे बोला गया कि ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को
नंबर ऑफ आयंस को, मटेरियल्स को अगेंस्ट द ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स। मतलब कि वैक्यूल के अंदर अगर किसी चीज़ को लाना है या वैक्यूल के बाहर लेके जाना है तो उसे एटीपी की आवश्यकता होगी, ऐसे नहीं जा पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ गई। ये जो चीज़ लिखा जा रहा है ना, ये चीज़ सेल मेम्ब्रेन में यूज होते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि बताइए अगेंस्ट द ग्रेडियंट सेल मेम्ब्रेन में या कौन ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स कहाँ पे ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट या बोले तो कंसेंट्रेट अगेंस्ट द ग्रेडियंट या बोले तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ काम करता है। एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा आपका टोनोप्लास्ट, ठीक है। Hence, the concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. Means to say that कि प्लांट के साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होंगे या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो सब सेल मेम्ब्रेन से बोले तो साइटोप्लाज्म से वो वैक्यूल में आ जाएंगे। तो वैक्यूल में ऑलरेडी पहले से है, फिर दोबारा उसको लेके जाना इसका मतलब खतरा है। मीन्स आप उस जगह लेके जा रहे हो जहाँ पे पहले से मौजूद है, वहाँ पे काम होगा। क्या होगा माय डियर? पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे यूज होंगे एटीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कशन कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पैसेज है ना, ये किसका, ये क्या है, ये फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल। अब मैं उसके बाद यहाँ पे जो शुरू हो रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, और एक और लिख देता हूँ मैं, इसका नाम होगा गैस वैक्यूल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी नाम तो सुने होंगे आप, काई है ना, जो पानी में फ्लोट करते हैं ना। जैसे बहुत सारे देखेंगे आप, पानी जहाँ पे स्टोर होते हैं पोंड वगैरह एरिया में, बहुत दिन तक पानी अगर रह जाते हैं तो पानी का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है ना। तो वो जितने भी एल्गी है, जो बैक्टीरिया बोले आप या फिर उसे एल्गी बोले, है ना, तो वो अपनी बॉडी में गैस वैक्यूल रखते हैं, वैक्यूल के फॉर्म में गैस रखते हैं, जिससे उसको हेल्प होगा फ्लोटिंग करने में। याद रखिए आप, है ना, प्रोवाइड बायोन्सी जिसको बोल सकते हैं। पढ़ लेते हैं। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशंस। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशंस में आपको लिख देता हूँ मैं वाटर बैलेंस, या इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। वाटर बैलेंस माय डियर स्टूडेंट, वाटर बैलेंस याद रखेंगे आप लोग। वाटर बैलेंस मीन्स अमीबा यूनिसेलुलर है, जबकि वो ऑर्गेनिज्म है, तो पानी कहाँ रखेगा, तो सारा पानी को अपने वैक्यूल में रख लेते हैं। किस फॉर्म में? कॉन्ट्रैक्टाइल। देखो फूड वैक्यूल नहीं आ रहा, फूड वैक्यूल आगे आएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पानी को रख दिया जाएगा और उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे। अगर उसे लगता है कि पानी मेरा कमी होने वाला, तो उसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से वाटर को यूज़ करेंगे। और अगर लगता है कि वो पानी ज़्यादा हो रहा है तो उसे क्या करेंगे माय डियर? एक्सक्रीट करेंगे। समझ में आ गया बात? इन मेनी सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट मीन्स प्रोटोजोआ, जितने प्रोटोजोआ की बात यहाँ पे हो रही है ना, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं और फूड वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दोनों एग्जांपल अमीबा में हो सकता है, और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं पैरामीशियम नोट कर लीजिएगा आप, है ना, पैरामीशियम, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। पैरामीशियम तो बोला गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशंस इन मेनी सेल्स। प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। देखिए बहुत अच्छा बात बता दिया। यहाँ पे क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, अगर वो पानी लेता है फॉर द फ्यूचर यूज तो उसे रखेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, और अगर वो फूड लेता है इनगल्फिंग निगल जाना मीन्स डायरेक्टली वो उसको एसिडोपोडियस लेकर डायरेक्टली वो खा जाएगा। समझ में आ रही बात ना? एकदम एक एक पॉइंट को समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत मज़ा आने वाला है ना, बहुत अच्छा से समझना। क्योंकि आप लोग, मुझे पता है क्लास 10 कंप्लीट हो गया है और 11th के लिए रेडी प्रिपरेशन करना है, तो आपको इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो बोला कि इनगल्फ करेंगे ना, तो उस फूड को जहाँ पे वो डाइजेशन होगा, जैसे कि आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम, तो क्या करते हैं पहले इंजेशन करते हैं, मतलब न्यूट्रिशन करते हैं, उसके बाद डाइजेशन करेंगे, उसके बाद एब्जॉर्प्शन करेंगे, उसके बाद एसिमिलेशन करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन तक जितने भी जहाँ पे फूड रहेगा ना, उस फूड को क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल बोलेंगे। याद रहेगा आप लोगों को। मीन्स टू से है कि अमीबा के बॉडी के अंदर, अमीबा वाले सेल्स के अंदर या पैरामीशियम के अंदर दो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एक वैक्यूल का नाम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक वैक्यूल के नाम क्या हो जाएगा माय डियर?
फूड वैक्यूल। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चूँकि मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। देखो क्लास 9-10 में क्या होता है, इसके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन से टीचर्स इसमें से क्वेश्चन बहुत कम देते हैं, लेकिन जब आप बात कर लेते हैं नीट का या फिर आप इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं तो यहाँ से ही क्वेश्चन निकलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है। नीट में तो बोलो मत, कहाँ से क्वेश्चन दे देगा किसी को नहीं पता। तो हम लोग को हर एक बात को ध्यान से पढ़ना पड़े तो फूक फूक के कदम रखना है ना, हर एक कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। बाकी 20% तो आपको बताइए, उसे आपको हम लोग उसे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो पहले हम लोग को जो मेन बात उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उससे कोई रिलेटेड कोई बात होगी, एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो हम आपको बताते चलेंगे। नाउ नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर अगर माइटोकॉन्ड्रिया, एक बात मैं आपको बता दूं, जिसमें भी या लगा हुआ, मतलब जिसमें आखिरी में या लगा हुआ होगा, अगर या अन लिखा रहेगा जैसे बैक्टीरियम है ना, तो उसमें हमेशा उसे सिंगुलर बोलेंगे। इस बात को याद रखिएगा। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। बोला गया, क्या बोला गया कि आप अगर किसी भी सेल को स्टेंड करते हैं, कलर करते हैं उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप से, तो बोला गया ये अनलेस भले ही माइटोकॉन्ड्रिया आप स्टेंड कर लोगे, लेकिन ये इजीली नहीं दिखेगा, बहुत मुश्किल से देखिएगा। पावर बढ़ाने होंगे तब यू कैन सी माइटोकॉन्ड्रिया, अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू सी और टू ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे बता रहा, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया बाबू। यहाँ पे क्या बता रहा है बेटे बाबू लोग, यहाँ पे अगर हम लोग अपनी बात, यहाँ पे मैं कुछ लेटेस्ट या फिर कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बॉडी मैं जो चाह रहा हूँ तो मेरा हाथ ये मूवमेंट कर रहे हैं है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग वॉलेंट्री मसल्स। ये बात आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग। और जो कुछ मूवमेंट ऐसे बॉडी के पार्ट्स जो इनवॉलेंट्री, जहाँ जो अपने आप काम करता है या जिस पे हमारा पकड़ नहीं है, बोला गया वी कांट डू एनीथिंग विदाउट आवर विल, वी कांट डू विद मीन्स आवर विल, तो हम उसे इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। तो जिस जगह पे ज़्यादा फंक्शंस होता है ना, यहाँ पे साफ बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के, बॉडी के काम करने के आधार पर नंबर ऑफ सेल्स उस जगह पे ज़्यादा होंगी जिस जगह पे एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। चलिए मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं बटरफ्लाई की बात कर लेते हैं ना। बटरफ्लाई का नाम सुने होंगे आप लोग। बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं ना, उसमें मिलियंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स होती है। मिलियंस क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई को हमेशा उड़ते रहना पड़ता है, हमेशा उड़ते, जितना दिन में रहेगा बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रेजेंट होते हैं और उसे हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करवाते रहते ताकि वो काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। In terms of shape and size also considerable degree variability is observed। मतलब कि शेप साइज हमेशा बदलते रहता है, डिग्री बदलते रहते हैं। बोला गया कि ये सॉचेस शेप्स होते हैं या फिर बोले तो सिलेंड्रिकल शेप्स होता है। डायमीटर इसका है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है ना, जिसमें 0.5 माइक्रोमीटर के बारे में तो जानते होंगे। 1 माइक्रोमीटर अगर बात करें तो 10⁻³ मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर अगर बात करें तो 10⁻³ मीटर। दोनों को ऐड कर देंगे 10⁻6 मीटर। मतलब कि 1 मीटर को 10⁻6 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, तो उसमें एक पॉइंट होगा वो 1 मिलीमीटर होगा। और यहाँ पर बोला गया, सोच रहे हैं ना कि आप कितना छोटा चीज़ को देखना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा देखना उसको। और लंबाई तो 1 से लेकर 4, मतलब कि ये गोलाई जो होगा ना उसका, वो कितने होंगे 0.5 माइक्रोमीटर, और लंबाई जो होंगे 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे हो गया कुछ बेसिक इन्फॉर्म, यहाँ से सुनिएगा। अब यहाँ पे जो मैंने जस्ट इसके पहले वैक्यूम डिस्कशन किया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो डबल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, मीन्स बोले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं अगले पेज में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे ये इसके होंगे, कितना बात हुआ था अभी जस्ट 0.5 माइक्रोमीटर, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर जो होते हैं, ये इसके लेंथ होंगे। समझ में आ गया बात आप लोगों को होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको।
यहाँ पे देख लो आप, ये आउटर मेम्ब्रेन डबल कवर दिख रहा है ना आपको, एक ऊपर से कवर एक अंदर से कवर है ना। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद यहाँ पे देखो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो इस तरह से घुमा घुमा इसको, और ये जो टर्निंग पॉइंट जो है ना आपको फोल्डेड रीजन जो दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन वाला जो हो गया वो हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो फोल्डेड रीजन जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सी को क्रिस्टी कहा जाता है या क्रिस्टा यहाँ पे लिखा गया है ना, CRISTAE है ना, क्रिस्टी भी बोला जाता है इसको, क्रिस्टी कहा जाता है। और इनर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पे और नहीं थी, और बाहर से ये पोरस भी होते हैं, जो क्लास 9 के डायग्राम में बाहर से ये पोरस बहुत सा छेद मतलब बहुत सा इसके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट है, मतलब होल प्रेजेंट होंगे इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर चलते हैं तो उस पेज में क्या पढ़े थे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डेंसिटी इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। मीन्स टू से दैट ये जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ एक्वस कंपार्टमेंट, एक्वस समझते हैं ना आप लोग, केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10 में। एक्वस मीन्स पानी मिला हुआ है ना, वाटर जिसमें मिक्स हो उसे हम एक्वस बोलते हैं। दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट के बीच में कुछ स्पेशल, जो अभी हम लोग ने इनर, अभी जस्ट हम लोग डायग्राम में देखें, क्या देखिए भाई, बोला गया इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इसी में जो होंगे ना वो क्या होंगे भाई, उसमें होंगे आपके क्या बोलते हैं उसमें, कहाँ गया, उसमें बोला गया कि वो एक्वस कंडीशंस होंगे इसके। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को समझिए आप जेल, जेल समझते होंगे आप लोग ना, जेल समझ, वैसलीन जैसा होता है, जैसा टूथपेस्ट हो गया, जेल लाइक है ना सब्सटेंसेस, तो वो किस में प्रेजेंट होंगे, होमोजीनियस होगा, मतलब कि जैसे लाइक होमोजीनियस बोल सकते हैं हम लोग, एक ऐसा सब्सटेंस जो दो ऐसा सब्सटेंस जो आपस में घुल जाए इक्वली, बिना कुछ देखे हुए, बिना कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ देखे हुए, तो उसे होमोजीनियस बोलेंगे। अच्छे, तो बोला गया ये जो इनर जो है ना, जो मीन्स जिसमें जो क्रिस्टी बना रहा है उस स्पेसिफिक मैट्रिक्स, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेन, और आउटर मेम्ब्रेन जो होंगे वो लिमिटिंग बाउंड्री बनाएंगे। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, है ना, क्रिस्ट देखो लिखा हुआ, सिंगुलर में क्रिस्टा बोला गया, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे पॉइंट आ रहा है, होमोजीनियस मिक्स जो मैट्रिक्स होमोजीनियस होंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट, लिमिटिंग बाउंड्रीज जो होंगे वो उसे वो जो होंगे आउटर मेम्ब्रेन जो लिमिटिंग बाउंड्री मतलब कि वो पूरी तरह से कवर होगा, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होंगे फोल्डिंग, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं, टुवर्ड द मैट्रिक्स, मतलब कैसे होंगे वो मैट्रिक्स में घुसे इस तरह से होंगे, ठीक है। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इंक्रीज द सरफेस है, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये जगह इतना छोटा सा जगह, इसी में अगर हम लोग इस तरह से किसी चीज़ को हम चाहेंगे तो क्या होगा, आराम से हम इसको रख, अगर इसी को लंबा करें तो ये बहुत लंबा हो सकता है ना, इसी को बोला कि इंक्रीज द सरफेस, मतलब छोटे से जगह पे बहुत सारा जगह प्रेजेंट होंगे। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम बात आ रही है, मैं डिस्कशन करूँगा आगे, एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस, मीन्स यहाँ पे एंजाइम जो होंगे वो एंजाइम जो एटीपी फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे, याद रखिएगा आप लोग, एटीपी फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लास 10th में आप पढ़े होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें साइटोप्लाज्म में कुछ फंक्शंस होते हैं और कुछ फंक्शन जो होते हैं वो मैट्रिक्स में फंक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम जो है हेल्प होता है एटीपी फॉर्मेशन करने। यहाँ पे एंजाइम मीन्स इसको बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, आगे पॉइंट यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन किसके फॉर्म में होता है, क्रेब साइकिल, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्रेब साइकिल याद रखिएगा, क्रेब साइकिल, और ऐसे भी आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं इस क्रेब साइकिल्स को बहुत अच्छा डिटेल में। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस, और ये डेफिनेशन तो भैया क्लास 8 से आ रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्लास 10th में आ रहा है, क्लास 8 में आ रहा है, क्लास 11th में आ रहा है, तो मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ मैं कि जो बच्चा है क्लास 7 में कि सॉरी क्लास 8, 9, 10 अगर पढ़ लिया होगा तो मुझे ये लगता है नहीं कि डेफिनेशन को दोबारा याद करना पड़ेगा। बोला गया ये जो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है,
अब यहाँ से एक पॉइंट आ रहा है, द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेस। अब यहाँ पे ये जो अभी पढ़े, फिर से मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। डबल मेम्ब्रेन मीन्स आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एक्वस में होमोजेनस मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बोला गया कि जो मैट्रिक्स होते हैं वो होमोजेनस होते हैं, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक जो है आपको साइटोप्लाज्मिक नहीं बोलेंगे, उसके अंदर जो स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाते हैं भाई, एटीपी बनाते हैं, ठीक है। और ये सब फंक्शंस कहाँ पे होता है, ये सारे फंक्शन क्रिस्टी में होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है जो मैं अभी जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्रिस्टी जो होते हैं ना, क्रिस्टी के अंदर होते हैं ऑक्सीजोम। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं उसके मैं बताता हूँ उसके अंदर, क्योंकि इसलिए मैं उसको अच्छा से पढ़ा देता हूँ क्लास 9-10 में, है ना, ताकि उसे दिक्कत ना हो। अभी 9 का तो वीडियो नहीं आया, 9 का वीडियो आएगा जल्दी। अगर यहाँ पे कुछ मिसिंग होता है तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, तो आप बहुत अच्छे से क्लियर है। क्योंकि अभी मैं आपको एनसीईआरटी से बाहर लेके नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी को ही डील करूँगा, ताकि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो, है ना। क्रिस्टी में ऑक्सीजोम को ही F1 पार्टिकल्स कहा जाता है ना। और इसी F1 पार्टिकल में एटीपी सिंथेसिस होता है, ठीक है, याद रखिए। अब ये सब हो जाने के बाद उसके अलावा मैट्रिक्स में जो जेल लाइक सब्सटेंस है उसमें जो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, ठीक है। उसके बाद कुछ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि डीएनए बनाने के लिए आरएनए तो चाहिए, है ना। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो राइबोसोम कौन सा राइबोसोम भाई, 70S राइबोसोम, जस्ट हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके बाद कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब चूंकि बात है यहाँ पे, देखो समझोगे, यहाँ पे एक पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। राइबोसोम है, ठीक है, समझ में आ गया। राइबोसोम क्या बनाता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाता है, और इस प्रोटीन की मदद से क्या बनते हैं भाई, आरएनए बनते हैं, ठीक है। अब आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, है ना। ये 3 तरह का राइबोसोम, जो कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, और ये आरएनए है ना, वो किससे बने हुए हैं, तो प्रोटीन बने हुए या न्यूक्लिक एसिड से बने, जो कि प्रोटीन होता है। और फिर इस आरएनए की मदद से क्या बनाया जाता है, रेप्लिकेशन करके डीएनए बनाया जाता है, और ये डीएनए खुद का उसका होता है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया खुद का होता है। और यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद डिवीजन करता है, ना कि वो इट डिपेंड ऑन द, है ना, ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद डिवीजन होता है, ना कि वो इससे डिवीजन होता है। और ये किसके थ्रू होता है, फ्यूजन। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो होते हैं ना, इसीलिए मीन्स यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन बोल सकते हैं उसको, बाइनरी फ्यूजन, टूट कर 2 अलग अलग हो जाना। और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को मैं यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहा जाता है, ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। ये बहुत अच्छा बात यहाँ पे लिखा, और ये क्लास 9 में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में सब बात तो लिखा नहीं रहेगा, तो कुछ पॉइंट बाहर से आपको ऐड कर दिया मैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है, ये बात को आप मान लीजिए, ठीक है, ये बात को आप मान लीजिए। यहाँ पे मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया को जितना हो सका जितना, इसमें एनसीईआरटी में कुछ बात बाहर से, तो वो सबको मैं ऐड करूँ। यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस तो लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे होता है मैं आपको बता दें, क्रिस्टी के ऊपर में ऑक्सीजोम होते हैं, ऑक्सीजोम एटीपी सिंथेसिस होता है, और किसके मदद से, एंजाइम की मदद से, जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा मैट्रिक्स अंदर राइबोसोम, जो 70S राइबोसोम होता है, वो बनाते हैं स्पेशल टाइप्स प्रोटीन। उस प्रोटीन की मदद से एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए से टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं, उसके मदद से डीएनए बनता है। और डीएनए क्या है भाई, ये क्रोमोसोम का पार्ट है, और ये डिवीजन करता है किसके थ्रू, फ्यूजन के थ्रू। फ्यूजन में कौन सा, बाइनरी फ्यूजन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं होते। व्हेन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड, द फर्स्ट द न्यूक्लियस विल डिवाइड, व्हेन न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिवाइड, then mitochondria easily divide by itself with the help of binary fusion. It not depend on the किस पे, वो किस पे डिपेंड नहीं होंगे हमारे, वो डिपेंड न्यूक्लियस पे नहीं होंगे, जबकि बाकी ऑर्गेनिल्स जो है वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 8.5.5, दैट्स नेम द प्लास्टिड। नाम तो सुने होंगे आप लोग, प्लास्टिड। चलिए यहाँ कुछ पाइंट जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हाईलाइट करते हैं। चलिए प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड
यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड मीन्स यूग्लिना एक ऐसा एनिमल्स है, यूग्लिना है ना। यूग्लिनोइड्स का मतलब यूग्लिना प्रजाति के जितने भी जानवर, ये है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट इट बिहेव लाइक अ प्लांट बिकॉज इट हैज़ द प्लास्टिड। यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, एक ऐसा प्लांट्स का नाम बताना जो मूव करता है, तो ये है आपका, यही है वो यूग्लिना, ठीक है ना, याद रहेगा आप लोग को। यूग्लिना ही एक ऐसा सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो वो ऑर्गेनिज्म होते हुए भी बिहेव करता है प्लांट का, और ये मूव करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, नीट में आया वो क्वेश्चन बहुत बार। दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया कि ये स्टेन तो होता है लेकिन बहुत छोटे होते, बहुत मुश्किल से दिखेंगे। इसमें क्या बोलते हैं, ये आराम से दिख जाएंगे। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। अब ये पिगमेंट्स क्या है सर, पिगमेंट्स है कलर, याद रखिएगा कलर, इसमें स्पेसिफिक कुछ तरह के कलर, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। और इसी वजह से, इसी पिगमेंट की वजह से वो इम्पार्ट करते, मीन्स इट रिलीजेज, इट ब्राइट द कलर, मतलब क्या होता है, कलर को शो करना। बेस्ड ऑन द पिगमेंट ये तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखो कुछ बुक में जो है ना, कुछ बुक में इसको थोड़ा सा मीन्स बोले तो प्लास्टिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक प्लास्टिड को क्रोमो, और सही में देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, इसी दो को। और क्रोमोप्लास्ट को जो है क्लोरोप्लास्ट में डिवाइड कर सकते हैं लोग, और जो ल्यूकोप्लास्ट तो आगे हम लोग देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें रोडोप्लास्ट होता है ना, इसमें मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें है ना क्लोरोप्लास्ट एक होता है, आप नोट कर लीजिएगा, मेरे पास नोट्स इसका है ना। आपका रोडोप्लास्ट और एक और होता है ना, आपका जो है फियोप्लास्ट। नोट रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो जानते हैं आप लोग, ये ग्रीन होते हैं है ना। और रोडोप्लास्ट जो है माय डियर स्टूडेंट, इसमें ज़ैंथोफिल नाम का एक प्रोटीन, मीन्स सब बोले तो क्लोरोफिल होता है, ज़ैंथोफिल्स। और फियोप्लास्ट जो है माय डियर स्टूडेंट, ये होते हैं है ना फाइकोएरिथ्रिन। देखो एरिथ्रिन से याद आया एरिथ्रोसाइट आरबीसी, इसका मतलब ये कलर कैसा प्रोड्यूस करेगा भाई, ये रेड कलर को, इसलिए ये किस में पाया जाता है, रेड एल्गी में पाया जाता है, रेड एल्गी। ज़ैंथोफिल किस में पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट, ब्राउन एल्गी में। अब रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी आपको समझा दी मैं आपको। देखिए पानी जहाँ पे गिरता है ना, अगर वो एरिया ओपन है और सूरज की रोशनी आती है तो वहाँ पे जो काई बैठते हैं ना, जो एल्गी होते हैं ना, वो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल रखेगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात, क्लोरोप्लास्ट रखेगा, मीन्स वो रहेंगे एल्गी लेकिन क्लोरोप्लास्ट रखेगा, ठीक है। और अगर वही पानी रूम के अंदर गिरते हैं और हल्का हल्का लाइट आता है तो ज़ैंथोफिल मीन्स रोडोप्लास्ट रखेगा, वो मीन्स ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट जिसमें जो ब्राउन कलर का होता है। आप देखते हैं काई जैसे कुछ ब्राउन कलर का होता है, मतलब कि फिसलन जो होता है वो ग्रीन भी होते हैं और कहीं कहीं ब्राउन होते हैं। घर के अंदर, रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर ब्राउन कलर हो जाते हैं। और कहीं कहीं तो रेड सी के नाम पे सुने होंगे आप लोग, लाल समुद्र जो होते हैं, या बहुत जहाँ पे मीन्स बोले तो लोटस प्लांट, जब किसी भी तालाब वगैरह में लोटस प्लांट, वहाँ पे अक्सर पानी जो है रेड दिखता है। रेड दिखने के कारण क्या है, फियोप्लास्ट, मतलब कि वहाँ पे जो एल्गी प्रेजेंट होंगे ना, उसके सेल के अंदर जो होंगे वो क्लोरोप्लास्ट ना पाके फियोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा आप लोग। और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर भी 3 पॉइंट जाओ, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आगे बात को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा लिख दिया, अभी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट contain chlorophyll and carotenoids pigment which are responsible for trapping light energy essential for protein synthesis, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एनसीईआरटी क्या है, ये समराइज बुक, इसमें बहुत सा चीज़ एक्सप्लेन है तो बहुत सा चीज़ एक्सप्लेन नहीं, इसमें इससे रिलेटेड कुछ बात जो भी आते रहेगा उसको मैं आपको डिस्कशन कराते रहूँगा, उसमें आपको बताते रहूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात को समझिएगा, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। अब कैरोटीनॉइड से याद तो आ रहा होगा कैरोट, जिसका मतलब कि कैरोट का कलर
ऑरेंज होता है तो कैरोटीनॉइड्स जो है ऑरेंज कलर शो करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देता हूँ, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। इन द क्रोमोप्लास्ट fat soluble carotenoid pigment like carotene, xanthophylls and other present. This gives the part of the plant a yellow, orange, red color. यहाँ पे प्लांट के अंदर बोल दिया, है ना। अब मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ, रोक कर मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है ना फ्लावर का जो कलर होता है बेसिकली 3-4 कलर ही होते हैं। एक रेड ले लो, है ना, कलर होते हैं। एक आप ऑरेंज कलर फ्लावर हो या फ्लावर का ऑरेंज, एक होता है आपका येलो कलर और एक होता है वाइट कलर। अब बाकी तो ग्रीन, आपको लीफ तो जान ही रहे हैं, आपको ग्रीन लीव्स होते हैं, ये फ्लावर नहीं होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, ठीक है। अगर वाइट कलर फ्लावर होता है तो समझ जाएंगे हम लोग क्या है भाई कि वो लीकोप्लास्ट तो फूड स्टोर होंगे। और रेड कलर तो आपको पता। अब इसके अलावा भी बहुत सारे कलर होते हैं, तो वहाँ पे कलर जो होते हैं वो कुछ अलग कंडीशंस होते हैं। यहाँ पे बात हम लोग जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैरोटीन में मैं आपको मैंने आपको बताया कि कैरोटीनॉइड जो होंगे ना, जिसमें आपको क्या बता सकता हूँ, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। कैरोटीन जो होते हैं ना वो ऑरेंज कलर और रेड कलर दोनों तरह के होते हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको फियोप्लास्ट बताया जो रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं, कैरोटीन जो होते हैं ना वो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करते हैं, और एक होता है ब्राउन कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो कैरोटीन जो है ना रेड और ऑरेंज दोनों कलर के होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि गाजर जो होता है ना वो 2 कलर का होता है। अगर सीजन मिलता है मतलब सीधे उसका आता तो वो कैसे रेड कलर होते हैं, और अगर कुछ सीजन लेस जैसे आपको हमेशा मार्केट में चाहिए तो वो ऑरेंज कलर होते हैं। ये डेविएट करता है, और यही दोनों के कारण से फ्लावर जो है कलरफुल आपको दिखता है। समझ, कभी रेड, कभी ऑरेंज, कभी येलो, कभी आपका जो है क्या बोलते हैं हम ऑरेंज, येलो, रेड, और समटाइम जो है आपको वाइट दिख जाता है। समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। कैरोटीनॉइड पिगमेंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं एक बात मैं आपको बता दूँ क्योंकि जो अभी छूट गया है वो समझते हैं। क्लोरोफिल, देखो बात समझिएगा, क्लोरोप्लास्ट, आगे भी और बात आएगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो 2 सेक्शंस होते हैं, 2 सेक्शंस, एक लिक्विड सेक्शंस और एक सॉलिड। इस सॉलिड सेक्शन के अंदर होते हैं क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल जो कि क्या पिगमेंट है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन सबको नोट कर लीजिएगा, सब लोग नोट कर लीजिएगा। फोटोसिंथेटिक बहुत इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा राइटिंग बहुत अच्छा है नहीं तो आप लोग इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ और अच्छा लिखने का, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है अच्छा से लिखने का। फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, किसका नाम, क्लोरोफिल का नाम फोटोसिंथेटिक। और इसके अंदर जो ये क्या भाई एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। अब प्रोटीन क्या भाई, ये एंजाइम हो सकता है, और ये कौन सा एंजाइम है, इसका नाम है आपका इसका नाम देखिए इस एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करते हैं, लाइट को, है ना, लाइट को जो है, हाँ ये एंजाइम का नाम है क्वांटासोम। क्वांटासोम जो लाइट के अंदर क्वांटा या फोटोन, इसको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं ना ये चार्ज हो जाते हैं। बात समझ में आने के बाद अब बोलेंगे सर कि यहाँ तो क्लोरोफिल की बात, किरण की बात कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोग जो कैरोटीनॉइड्स है या रोडोप्लास्ट है, फाइकोएरिथ्रिन है ना, फियोप्लास्ट हो गया, रोडोप्लास्ट हो गया, ये सब का क्या है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब भी लाइट एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से क्लोरोफिल को ही दे देते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि फ्लावर में तो कलर है तो वो उस एब्जॉर्ब करके वापस फिर से ये क्लोरोफिल को ही दे देते हैं। बात समझ में तो आ गई बात आप लोग। ये बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के बाद क्या करता है, ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, पूरा का पूरा आपको पता होगा, समझ में सबको आ जाएगा, ध्यान से सुनते रहना सब लोग।
ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं एंड वेरीज ऑफ साइज शेप्स विद स्टोर्ड इन न्यूट्रिएंट्स। इसका काम है न्यूट्रिएंट को स्टोर करना। जैसे एमाइलोप्लास्ट ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, जिससे एग्जांपल में आपको पोटैटो। एलियोप्लास्ट है ये स्टोर ऑयल एंड फैट। जैसे एग्जांपल में आपको दे सकता हूँ, यहाँ पे मस्टर्ड ले सकते हैं आप लोग, है ना, मस्टर्ड सीड ले सकते, कोकोनट ले सकते हैं आप, उसमें भी होता है। नारियल का तेल तो सुने होंगे आप लोग, है ना। चलो आगे चलते हैं अगला पेज में। एंड थर्ड नंबर जो है एलियोप्लास्ट, जो प्रोटीन स्टोर करते हैं। जैसे सोयाबीन ले सकते हैं हम लोग, सोयाबीन ये सीड है। तो ये सब जो है ना, इसमें जो भी प्लांट में कलर शो नहीं कर रहा ना, वो समझो वो सब जगह पे क्या हो रहा है भाई, वो सब जगह पे फूड स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। चलो आगे चलते हैं। ये सब क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। जबकि क्लास 10 में या क्लास 9 में जो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ पे बता दें ल्यूकोप्लास्ट कलरफुल वेट स्टोर द एनर्जी ओनली। लेकिन यहाँ पे बात होगी कि ल्यूकोप्लास्ट का 3 पार्ट है, एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और तीसरा पॉइंट के एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। अब मेसोफिल सेल्स क्या है सर, मैं आपको समझा दूँ। मान लीजिए ये लीफ का कोई सेक्शन को कट कर दिया गया, मतलब कोई लीफ जो उसको बीच से कट कर दिया गया। कट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे सेल्स इस बीच वाले सेक्शन में प्रेजेंट होंगे। ये सेक्शन पूरा का पूरा सेल्स को हम लोग बोलेंगे मेसोफिल सेल्स। याद रहेगा आप लोगों का। मतलब कि लीफ, अगर कोई लीफ पत्ता है, पत्ता को बीच से कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइड से देखिए बीच में, तो ये जो बीच में जो जितने भी सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स वी कैन कॉल इट द मेसोफिल सेल। दीज आर लेंस शेप्ड ओवल होंगे, मतलब अंडे के आकार होंगे, डिस्क्वायर्ड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स हैविंग वेराइड लेंथ्स 5 से 10 माइक्रोमीटर होंगे, वाइड 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब एक बात करिए, हमें यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया, ध्यान सुनो, यहाँ पे सेल्स जो है इतने बड़े होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ बोला गया था 4, यहाँ पे बोला गया कि जो सेल्स जो है मेसोफिल्स, दीज आर लेंस शेप ओवल स्फेरिकल डिस्क्वायर्ड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स इवन, मतलब कि ये इतने बड़े होते हैं, 5-10 माइक्रोमीटर होते हैं, बहुत बड़ा। देयर नंबर वैरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लैमिडोमोनास। जिसे ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्लैमिडोमोनास में केवल एक होते हैं। ग्रीन एल्गी में 20 to 40% इन द मेसोफिल सेल्स। ग्रीन एल्गी में एक सेल के अंदर 20 से 40 सेल्स होते हैं। जबकि क्लैमिडोमोनास, ये भी क्या मतलब क्लैमिडोमोनास बोल सकते हैं आप। देखिए कोई भी टैंकी में जो पानी वगैरह या कहीं पे स्टोर वाटर कहीं पे थोड़ा सा जमा हो जाता है, उसके अंदर रेसे लंबे कुछ ग्रीन आपको दिखे होंगे आप लोग, है ना। तो उसी को हम लोग क्लैमिडोमोनास बोलते हैं। अक्सर स्टोर वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एल्गी के जैसे होते हैं, मतलब ये सिंगल सेलुलर नहीं बल्कि ये लंबे होते हैं, लंबे रेसे ऐसे लंबे होते हैं, है ना। तो ये इसमें हर एक सेल में एक ही कोलोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और ग्रीन एल्गी जो है उसमें 20 to 40% बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया वन ऑफ द 2 इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमिएबल। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे था ना, वहाँ पे जो था परमिएबल था, यहाँ पे लेस। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। मतलब कि जो इनर मेम्ब्रेन होंगे ना, जैसे मान लीजिए ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं ना, ये लिक्विड प्रेजेंट को स्टोमा का ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, है ना, कॉल्ड थैलेकॉइड्स। और इसमें डिस्क शेप का इस तरह का जो है बहुत सारे जो है डिस्क शेप के होते हैं सैक्स को, इसको थैलेकॉइड आर प्रेजेंट इन द स्टोमा। द थैलेकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टॉक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना। और ये पूरे को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, जो अभी जस्ट आप वीडियो आप देख चुके हैं। और द इंटरग्रेनल थैलेकॉइड, या फिर इंटरग्रेनल थैलेकॉइड बोला जाता है, मीन्स ग्रेना के अंदर प्रेजेंट थैलेकॉइड है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेला। और फिर ये अटैच होंगे किसके थ्रू, दूसरे ग्रेनम के थ्रू, किसके थ्रू, तो इसी को स्ट्रोमल लैमेला कहा जाता है। कनेक्टिंग द थैलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेनम, मीन्स अलग अलग ग्रेनम
तरह से ये अटैच होंगे, मतलब बहुत सारे ये होंगे, बहुत सारे होंगे। और मैं आपको डायग्राम भी दिखा सकता हूँ। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड इनक्लूड अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 9th 10th में ये बात डिस्कशन नहीं है। थाइलाकॉइड जो होता है ना वो एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसका नाम ल्यूमेन है। ये बहुत स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे पॉइंट को, है ना। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोमा लेवल है, थाइलाकॉइड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोमा इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको जरूर से नोट कर लीजिएगा आप लोग। अलग अलग पॉइंट पर छोटे छोटे पॉइंट पर नोट कर लेना आप लोग। द स्ट्रोमा ऑफ द कोलोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, इसको बोलेंगे हम लोग फोटोसिंथेटिक एंजाइम। में यहाँ पे लिख देता हूँ सिंथेटिक एंजाइम, फोटोसिंथेटिक एंजाइम यहाँ बोलेंगे हम लोग, है ना। फोटोसिंथेटिक एंजाइम, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। देखो यहाँ पे आरएनए नहीं बोला गया, यहाँ पे राइबोसोम बोलकर डायरेक्टली, जबकि यहाँ पे आरएनए भी होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं। और कौन सा राइबोसोम हो गए? 70 कोल्फिल पिगमेंट, ध्यान से सुनिएगा, कोल्फिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड। ये भी एक स्टार पॉइंट है कि कोल्फिल एग्जैक्टली होता कहाँ पे, किस जगह पे पाया जाए। अगर कोल्फिल मिलना हो तो कहाँ जाना होगा? तो बोला कि थाइलाकॉइड जो डिस्क सैक समझते हैं ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या पॉच लाइक स्ट्रक्चर, ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर ही क्या है भाई? थाइलाकॉइड है, ठीक है ना। और थाइलाकॉइड मिल क्या बना रखे, और हर थाइलाकॉइड में क्या प्रेजेंट होंगे? कोल्फिल। समझ में तो आ गई होगी बात आप लोगों को। बोला कि इसमें राइबोसोम होते हैं 78 राइबोसोम। द राइबोसोम ऑफ द कोलोप्लास्ट आर स्मॉलर 78 राइबोसोम देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो इसका मतलब कि राइबोसोम कोलोप्लास्ट में भी है, मीन्स प्लास्टिड में भी है, और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। तो दोनों को हम लोग सेमी ऑटोनोमस कहाएगा। सेमी, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स, यहाँ पे हम इसको आराम से बोल सकते हैं। याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा सब लोगों को? एकदम अच्छा से समझ लीजिए, बहुत अच्छा से, मज़ा आएगा बोलेगा। क्योंकि देखो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो या इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि देखो बात समझियो, जब आप कोई भी चीज़ सीखते हो ना, तो वहाँ पे दो चीज़ होता है। एक होता है टारगेट कि हमको ये कंप्लीट करना, और एक होता है कि सीखने की चाह, जहाँ पे कोई टारगेट नहीं होता है कि भैया जो इंटरेस्ट है उसको नोट करो, समझो इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़े थे। यहाँ मैंने ल्यूमेन बोला ना, ल्यूमेन नहीं पढ़ाया गया क्लास 9 में, मैंने नहीं पढ़ाया ल्यूमेन, इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वहाँ पर उसकी आवश्यकता ही नहीं है। 10th में, 9th में, 8th में आवश्यकता है, ज़रूरी ही नहीं है। अब ज़रूरी यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब नीट में पूछे जा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड द, है ना, वी हैव कंप्लीटेड द क्या, कोलोप्लास्ट, या बोले तो प्लास्टिड, ठीक है। समझ में तो आ गया बात आप लोग। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं आपको दे दूँ। सनलाइट आ रहे हैं, ये कोलोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा, देखिए समझिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझिएगा, डार्क रिएक्शंस एंड लाइट रिएक्शंस, जो आगे आपको बताना है, लाइट एंड डार्क। लाइट का इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट आएंगे ना तो वो कहाँ चले जाएंगे? थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल में कोरोनटोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो लाइट को ले लेते हैं। लेने के बाद वो चार्ज हो जाते हैं, वाटर को ब्रेक करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, और उस एनर्जी को बना के कहाँ दे दिया जाएगा? स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में क्या होते हैं? डार्क रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि वहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन होता है जो लाइट इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि लाइट में कोई उसको कोई मतलब नहीं है, वो खुद अपना एनर्जी में, अब लाइट एनर्जी जो क्वांटासोम मीन्स क्लोरोफिल ने जो बनाया वो एनर्जी को वो स्ट्रोमा ले लेगा, और लेने के बाद क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे जो होगा आपका बोले तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग उसको सिट्रिक एसिड साइड की बात कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक नया प्रोसेस चलेगा, PGA भी बोलते, बहुत सारा इसमें बोल सकते हैं हम लोग, है ना। ये पूरा प्रोसेस चलेगा जिसके थ्रू क्या होगा, मेरा क्या बनेगा भाई? ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज मेरा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज तो होते ही होते हैं, और चाहे कि अभी जो आपको समझा रहे थोड़ा सा, ये यहाँ पे उतना ज़्यादा, बस यहाँ पे था कि प्लास्टिड कैसा होता है, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होता है। ये जो आगे इसका पूरा मैकेनिज्म है जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसको पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग।
चलते हम लोग अगले टॉपिक पे। आ गया राइबोसोम। ध्यान से सुनना। राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। देखो समझो, राइबोसोम जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि राइबोसोम और आपका सेंट्रोसोम जो है ये दो ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिसमें कोई मेम्ब्रेन होता है। तो इसका मतलब कि किससे बना हुआ है, तो बोल दिया पहले ग्रेन से। फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, डेंस बाय द जियोप्लैलेट है। जॉर्ज पैलेट जो है 1953 में डेंस पार्टिकल्स के थ्रू, मतलब कि वो पार्टिकल मतलब बोले जैसे मान लीजिए पानी में आप चीनी को घोल रहे हैं, तो ज़्यादा हो जाने के बाद नीचे जाकर बैठ जाता है, उसी तरह का ये पार्टिकल्स के जैसे दिखे। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब कि ये बना हुआ खुद ये बना हुआ आरएनए से एंड कुछ प्रोटीन से बना हुआ, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी। इसका मतलब जो खुद ही आरएनए से बना हुआ है, जो खुद ही प्रोटीन से बना हुआ है, उसको कवर करने की क्या ज़रूरत है। समझ में आई बात ना। यहाँ पे बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है कि वो आरएनए से बना हुआ है और प्रोटीन से बना हुआ, और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज जो पहले हम लोग यूकार्टिक प्रोकार्टिक में पढ़ लिए। यूकार्टिक में 70s होते हैं जबकि प्रोकार्टिक 70s होते हैं, और इसमें दो सब यूनिट होता है, मतलब दो पार्ट से बना हुआ होता है, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। ऊपर का पार्ट लार्ज होता है, नीचे का पार्ट स्मॉल होता है। इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना। और जिसको हम लोग 80s जो होते हैं ना वो 60-40 के होते हैं, और जो 70s होते हैं वो 50 और 30 के होते हैं। मतलब ये एक अरेंजमेंट है, 80s बोला गया से। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको साइकोलॉजी का समझाऊँ मैं आपको, जिसको इस नॉलेज का मतलब मैं आपको समझाने के लिए कि ये इसके अगर मान लीजिए इसको ऐसा स्ट्रक्चर बनाए हम, देखिएगा ध्यान से। अगर इसका नाम रखा जाए 80s, है ना, और इसमें बोला गया क्या भाई 60 और 40, तो बोलेंगे सर 60-40 तो 100 होता है। ये बात तो सही बात है, लेकिन यहाँ कुछ सेक्शन तो ऐसा है ना जो कटा हुआ है, तो कटा हुआ सेक्शन को हम तो हटा सकते हैं ना, तो ये मिला के 80 होगा। उसी तरह से 50-30 को मिला के 80 होता है, लेकिन वो कितना 70 है ना। और एस का मतलब है ना वेडगर यूनिट कहा जाता है, जो स्टैंड फॉर द सेडिमेंट कोफिशिएंट, मतलब कि एक कोफिशिएंट जैसे कैसे होता है लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट होता है, XY कोफिशिएंट होता है ना, वो फिक्स है। मतलब उसका एक इसको आप ऐसे समझो कि ये S क्या है ना, ये एक सेडिमेंटरी कोफिशिएंट है, मतलब एक यूनिट है। इट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये जो S है ना, इससे हम स्टार्टिंग बताएं ये ग्रेन्युलर होते हैं, है ना, डेंस पार्टिकल्स होते हैं। इसके साइज और डेंसिटी नापने के लिए ये रखा गया कि 80s 70s है ना। बोथ 70 एंड 80s आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, मतलब 70s भी और 80s ये दोनों दो सब यूनिट से बने हुए होंगे। 70s भी सब यूनिट से बने होंगे और 80s भी सब यूनिट से बने होंगे। बात समझ में तो आ गई माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, साइटोस्केलेटन। देखो साइटोस्केलेटन क्या है। देखो साइटो मीन्स एक बात समझ लीजिएगा, साइटोप्लाज्म या सेल बोल सकते हैं। स्केलेटन मीन्स क्या होता है ना, ब्लूप्रिंट। अभी ट्रेंड में ब्लूप्रिंट, बहुत लोग ब्लूप्रिंट बोलते हैं, या वो स्केलेटन का अगर बात करते हैं क्या ढांचा है ना, हड्डी बना जैसे इंसान का ढांचा होता है, स्केलेटन होता है। सेल का ढांचा, सेल जिस पे बेस करता है, एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, मतलब कि साइटोप्लाज्म में सेल में साइटोप्लाज्म होते तो है, लेकिन सेल में साइटोप्लाज्म होने के बावजूद भी सेल इतना फूला हुआ क्यों, ये कितना राउंडेड क्यों होता है, क्या कारण है। क्लास 9 में डिस्कशन नहीं है, लेकिन क्लास 11 में डिस्कशन करना है कि आखिर सेल के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म था, फिर सेल राउंडेड क्यों है। दूसरी बात यहाँ पे बता दूं कि आखिर उसके अंदर जो ऑर्गेनल जिस जगह पे वो उसी जगह पे क्यों है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब कि जरूर कोई ना कोई ऐसा चीज़ है जो उसको बांधे रखा है, कोई ना कोई ऐसा चीज़ जो उसको सटाए रखा है, कोई ना कोई ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनल घूम नहीं पा रहे, फिक्स है। ये वो चीज़ साइटोस्केलेटन है, जो हायर क्लास में बताएंगे, कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए, मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, माइक्रोफिलामेंट से बने हुए, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर टू एज साइटोस्केलेटन। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड
है ना फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, मतलब कि माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल को दोनों को जोड़ने वाला का नाम होगा इंटरमीडिएट। और इस तरीके से मान लीजिए ये सेल है, इसको इस तरह से आप ले लो आप, और इसमें आप इस तरह से जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया। और इसके अंदर जो है मान लीजिए आपका गोल्जी एपेटस हो गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस, ये सब फिक्स रहेंगे, ये हिले डोलेंगे नहीं एक जगह, ठीक है। आगे द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। आपको तो मैंने अभी जस्ट बताया, इसी साइटोस्केलेटन की वजह से सेल का शेप चेंज नहीं करता है ना, फिक्स होते हैं। क्योंकि अगर हम प्लांट की बात करें तो उसके अंदर तो सेल वॉल है, चलो उसमें शेप दे देता है, लेकिन एनिमल में कैसे शेप मिलता है भाई, वो तो बदलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का सेल जो है ये एनिमल से, ठीक है, तो इसका शेप क्यों फिक्स है, क्या कारण है फिक्स होने का, वो कारण है साइटोस्केलेटन, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन का बना हुआ फाइबर जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, और वो सेल ऑर्गेनिजम्स को फिक्स रखता है, इधर उधर घूमने नहीं देता है, जिसके बिना पे एनिमल सेल का शेप फिक्स हो जाता है। बच्चे समझ में आ गई होगी आप लोग। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम सीलिया और फ्लैजिला का है ना, क्या भाई, इलेक्ट्रोमाइक्रोग्राफिक डायग्राम है, ठीक है ना, जो सेक्शन कट करके दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स, ये आपको रियल में दिखाया गया, ये आपको 3D में दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ बीच में सेक्शन जिसका नाम सेंट्रोसीथ है ना। इसके बाद इसमें इंटर डॉपलेट ब्रिज है, माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, जैसे अभी जस्ट हम माइक्रोट्यूब्यूल पढ़े थे हम लोग, है ना। और यहाँ पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एक में एक चढ़ा हुआ है, और ये 11 नंबर पर होते हैं। यहाँ पे इसको कुल मिला जुला के ऐसा बोला जाए, हम लोग यहाँ पे ऐसे बोले है ना, कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर किसका है भाई, सीलिया और फ्लैजिला का। अगर सीलिया को कट कर दिया जाए, फ्लैजिला को कट कर दिया जाए, तो बीच में मान लीजिए पेन है ना, ये पेन, अगर इसको यहाँ से कट कर दिया जाए, अगर ऐसे हम लोग फ्लैटली देखते हैं तो आपको उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। और वी नो दैट सीलिया एंड फ्लैजिला आर द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ सम ऑर्गेनिल्स, ठीक है। एंड हम लोग के अंदर भी बात है, एनिमल सेल के अंदर तो हाँ सीलिएटेड एपिथेलियम है, और फ्लैजिला तो हाँ स्पर्म है ना, स्पर्म फ्लैजिला है, ठीक है। सीलिया सिंगुलर सीलम, फ्लैजिला सिंगुलर फ्लैजिलम, और हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओवर्स causing the movement of either cell और सराउंडिंग फ्लूइड, मतलब सीलिया मूवमेंट करने में हेल्प करता है सेल को। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, और ये सीलिया से बड़ा होता है और सेल मूवमेंट करने में हेल्प करता है। द प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पॉजेस सेल फ्लैजिला, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकार्योटिक फ्लैजिला। यहाँ पे एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि भाई प्रोकार्योटिक में जो भी फ्लैजिला होता है, वो फ्लैजिला यूकार्योटिक से थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या बैक्टीरियल है, ठीक है ना, वो उसमें स्ट्रॉन्ग होंगे थोड़ा सा। और इसमें बैक्टीरिया की बात आ गई तो वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, पीली प्रेजेंट होता है, जो है ना रॉक में ग्रिपिंग करने का काम भी करता है, साथ साथ जो है ये फ्यूजन करने का भी काम करता है। मैंने बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में या रिप्रोडक्शंस में इसको हेल्प करता है। चलिए अब आगे जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब लो एक और पॉइंट आ गया कि ये भी सीलिया फ्लैजिलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कवर होते हैं बाहर से। दे और कोर कॉल्ड एक्सोनिम, उस कोर का मतलब बीच का जो सेंटर, जैसे अभी मैंने आपको जस्ट डायग्राम में दिखाया था, देख लीजिए डायग्राम में है ना, ये बीच के लेयर को जो एक्सोनिम कहा जाता है। यहाँ जो इसके लिखा हुआ है यहाँ एक्सोनिम है ना, पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। मतलब कि अब मान लीजिए सीलिया फ्लैजिला अगर देखा जाए तो ये इस तरह से ये पूरा, तो बोला कि जो एक्सोनिम है पैरेलल चलेगा पूरा का पूरा, मतलब बराबर का, मतलब पूरा एक जैसे मान जानवरों का टेल देख लो आप, है ना, गाय की पुच्ची देख लो, बंदर का पुच्ची देख लो, ये क्या होता है एकदम बिल्कुल पैरेलल चलते चले, मतलब आगे के चलते चले जाते हैं। समझ रहे हैं बात को, है ना। द एक्सोनिम यूजुअली 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरली माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 होंगे, यहाँ पर नोट कर लो, गिन लो आप, चलो गिन ही लेते, चलो गिन लो आप इसको, गिनो 1, यहाँ से शुरू करते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 होंगे ये, है ना। और एक के ऊपर एक जो इंटर डबलेट जो है ना, यहाँ पे देखो कनेक्टेड, देखो ग्रीन तरह से कनेक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ग्रीन तरह से हर एक कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे देखो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ये डबलेट है। डबलेट मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर ग्रीन तरह का स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और इसमें एक स्पोक लगा रहेगा जो इसको पकड़ के रखेगा हर तरफ से, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे फिर से देख, एक्सोनिम usually have 9 double of radial arranged peripherally microtubules and a pair of centrally located microtubules। अब बीच में एक और होंगे, such as arrangement of axonal microtubules refer to 9+2। कैसे भाई, चलो फिर से डायग्राम देख लेते हैं 9+2 का। लो ये 9 साइड साइड मैंने बताया, अब बीच में क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, 9 और +2 का अरेंजमेंट यहाँ पे माय डियर होता है, 9+2 का अरेंजमेंट, ठीक है। आगे बोलते हैं क्या भाई, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो एनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by radial spoke। और हर एक रेडियल स्पोक से अटैच रहेंगे, जैसे मैंने अभी डायग्राम ग्रीन डायग्राम मैंने दिखाया अभी आपको। 10 देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, इसलिए 9 रेडियल स्पोक्स आपस में जुड़े हुए होंगे और हर एक जुड़े होंगे, और एक स्पोक निकला रहेगा जो दूसरे जो दो बीच में ना उसको उसके साथ अटैच होंगे। द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, है ना, इंटरकनेक्ट बाय लिंकर्स। लिंकर मतलब जैसे दो दिख रहे हैं ना आपको, अब डायग्राम अलग जगह पे तो मैं नहीं दिखा पाऊँ, ये लिंकर both coelom and flagellum emerge from the centroid-like structure called the basal body। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, सेल से सीलिया निकल रहा है या फ्लैजिला निकल रहा है, ठीक है, सेल से निकल रहा है, तो जहाँ से निकलेगा ना ये, तो ये बेसल बॉडी होगा, याद रखिएगा आप लोग। और ये किसके जैसा होगा, ये सेंट्रॉइड का जैसा होगा, मतलब जैसे सेंट्रॉइड का जैसा स्ट्रक्चर होता है, याद रहेगा आप लोगों को। सीलम और फ्लैजिलम, सीलम और फ्लैजिलम का 9+2 का एलिमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये मोटा मोटा बात समझ लीजिए, है ना। और ये सेल बॉडी मीन्स बेसल बॉडी से, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन से जो निकलता तो बेसल बॉडी से, और कैसा होता है, सेंट्रॉइड लाइक स्ट्रक्चर। ये सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर जिनको डाउट्स होंगे तो आप हमको कमेंट कीजिए, हमको बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा और बात आ रहा है ना, सेंट्रोसोम।